बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे और इसकी दोनों काइंड्स को भी देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को देखने से पहले आप कंसिडर करें कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वेक्टर है। तो आपने इसके प्रोडक्ट को डिस्कस करना है तो ये दो किस्म का हो सकता है कि आप वेक्टर ए और बी के दरमियान डॉट लगाएं, और दूसरा ये हो सकता है कि आप वेक्टर ए और बी के दरमियान क्रॉस लगाएं। अगर तो डॉट लगाया तो ये डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस लगाएंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। डॉट प्रोडक्ट को जब हम मज़ीद ओपन करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में आपके पास एंगल के लिए, एंगल का मतलब है दोनों वेक्टर्स के दरमियान क्या एंगल है। ज़रूरी नहीं कि ये पैरेलल एंगल हो, पैरेलल वेक्टर हों। अगर पैरेलल होंगे तो उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं, वेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं, इनके दरमियान कोई ना कोई एंगल जो है वो होगा। उसके लिए हमने यहाँ पर थीटा यूज़ किया है, और ए और बी उसका मैग्नीट्यूड है जो कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आपके पास अगर आप दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें और आपके पास आंसर एक स्केलर आए तो आप कहेंगे ये हमारे पास दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें तो आपके पास आंसर वेक्टर है। वेक्टर कैसे आएगा? वेक्टर के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ए बी साइन थीटा हमारे पास प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा, और जो यूनिट वेक्टर यहाँ पर आएगा हमारे पास वो हमें उसके प्रोडक्ट की डायरेक्शन के बारे में, रिज़ल्ट की डायरेक्शन के बारे में बताएगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो हमारे पास वेक्टर आया है, इसलिए इसका दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है डॉट का, और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी है। अब इसकी हम डेफिनेशन को देखते हैं। स्टेटमेंट जो हमारे पास बुक के अंदर दी गई है वो बिल्कुल इसके साथ कंपैटिबल है। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है? अगर हम इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इन अ स्केलर क्वांटिटी इट इज़ कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, एंड इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इन अ वेक्टर क्वांटिटी इट इज़ कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। अब हम इन दोनों लॉन्ग क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, आई रिपीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, और इन दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के स्टार्ट में हम यही स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने उसी स्टेटमेंट को राइट डाउन किया है जहाँ पे हमारे पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं। ए बी, वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड है, और जो थीटा है इज़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पहले प्रोडक्ट जो है वो ए डॉट बी आ रहा है तो उसको कम्यूटेटिव प्रूव करने के लिए इसका उल्ट हो जाएगा, बी डॉट ए, इसका बिल्कुल रिफ्लेक्शन होगा। अगर सी डॉट डी है तो उसका प्रोडक्ट आएगा डी डॉट ए। तो पहले वाली जो दो वेक्टर्स हैं उनका मिरर इमेज, यानी कि उनका आप दूसरी साइड पे दूसरी टर्म को पहले लें और पहली टर्म को बाद में लें, और वो दोनों अगर आपस में इक्वल हैं तो वो आपके पास कम्यूटेटिव होगी। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट को कम्यूटेटिव शो करवाना है तो आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए डॉट बी, इसको कम्यूटेटिव होने के लिए यहाँ पर आएगा बी डॉट ए। अब हम निकालेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड में ए डॉट बी का आंसर बी डॉट ए के इक्वल कैसे आता है। उसके लिए आपको थोड़े से वेक्टर डायग्राम को देखना होगा। सपोज़ आपके पास ये वेक्टर ए है और ये आपके पास वेक्टर बी। सपोज़ करें कि जो प्रोजेक्शन है वेक्टर ए की वो बी पे होती है, यानी वेक्टर ए का बी पे साया, या वेक्टर ए इज़ मूविंग टुवार्ड्स द वेक्टर बी, तो यहाँ पर ये एंगल बनाएगा थीटा, और इसकी जो प्रोजेक्शन है उसको हम कहेंगे ए कॉस थीटा। अगर बी की प्रोजेक्शन होगी ए की तरफ तो उसको हम कहेंगे बी कॉस थीटा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में दो वेक्टर्स ए डॉट बी है, और ए की जो प्रोजेक्शन है वो बी पे हो रही है, और हमने देखा था कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इक्वल होती है ए कॉस थीटा के। तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं ए कॉस थीटा, और हमारे पास है बी। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिख सकते हैं इसे ए बी कॉस थीटा। ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड आई है। अब आपको राइट हैंड साइड को भी ऐसे ही प्रूव करवाना है। राइट हैंड साइड में आपके पास है बी डॉट ए, और इसमें हमारे पास वेक्टर बी की प्रोजेक्शन है ऑन वेक्टर ए, यानी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बी कॉस थीटा। वही सारी बातें लिखेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी की जगह हम यहाँ लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी कॉस थीटा से।
मल्टीप्लाई होगा वेक्टर ए से, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो कि इक्वेशन 1 और 2 है, इन दोनों के आंसर सेम है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो हम कह सकते हैं क्योंकि इनके रिजल्ट सेम है तो ए डॉट बी इज़ इक्वल्स टू बी डॉट ए, यानी कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव। अब ये स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपको सेपरेटली शो भी आ सकता है कि शो करें कि डॉट प्रोडक्ट आपके पास कम्यूटेटिव है। अगर आपके पास लॉन्ग आएगा तो आप डेफिनेशन के फ़ौरन बाद इसको लिखेंगे। वैसे ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक भी है, उसको भी हम बाद में डिस्कस करते हैं, आप क्वेश्चन के बाद भी इसको लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की। हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो हमारे पास आंसर पावर आ रहा है वो हमारे पास स्केलर आंसर है। आप देख भी रहे हैं इसके ऊपर कोई वेक्टर साइन नहीं है। इस तरह आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके एक स्केलर आंसर लेते हैं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को मल्टीप्लाई करके दोनों वेक्टर्स को आप एक स्केलर आंसर लेते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है किसी एरिया में से कितनी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास हो रही हैं। और इसके बाद फिर हमारे पास बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है कि वो हमारे पास किसी भी यूनिट एरिया से कितनी पास हो रही हैं। तो यानी कहने का मकसद ये है कि दोनों स्केलर क्वांटिटी और हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इन सब के लेफ़्ट साइड पे वो सारे आपके पास स्केलर्स हैं। इसका मतलब है कि ये स्केलर प्रोडक्ट के बेहतरीन एग्जांपल्स हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स को कि डॉट प्रोडक्ट की या स्केलर प्रोडक्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये हमारे पास वही कैरेक्टरिस्टिक है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आप इसको दोबारा फिर से वही सारी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए डॉट बी आपके पास इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा के, और बी डॉट ए होगा तो वो हमारे पास बी ए कॉस थीटा के इक्वल होगा। हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कोई यूनिट वेक्टर का मसला नहीं है। तो हमारे पास दोनों साइड सेम आ रही हैं तो हम कह सकते हैं कि ए डॉट बी इज़ इक्वल्स टू बी डॉट ए, यानी कि हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ए और बी के दरमियान एंगल्स की। ये उस केस की बात हो रही है जिसमें हमारे पास ए और बी पैरेलल होंगे। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होता है, यानी हम उसके अंदर वैल्यू 0 डिग्री पुट करवाएंगे और जितनी भी वैल्यूज़ हमने पुट करवानी है थीटा की वो हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करवाएंगे, इक्वेशन ए के अंदर। तो हमारे पास इक्वेशन ए है ए डॉट बी इज़ इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, और पैरेलल होने की वजह से हम थीटा की वैल्यू पुट करवाएंगे 0 डिग्री। तो हमारे पास आता है ए डॉट बी इज़ इक्वल्स टू ए बी कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर की मदद से चाहे फाइंड आउट कर लें, इसका आंसर आपके पास 1 आता है। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो आपके पास उसका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आती है ए बी। इस तरह हम दूसरे एंगल्स पे भी चेक करेंगे। जब हमारे पास ए और बी दोनों एंटी पैरेलल हों, अगर वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है तो वेक्टर जो बी है वो बिल्कुल उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जब हमारे पास दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं तो उनके दरमियान जो एंगल होता है वो हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो हम इसी फॉर्मूले में थीटा की जगह 180 डिग्री पुट करेंगे। स्टूडेंट्स कोस 180 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करें तो वो -1 आती है। उसका मतलब है आपके पास नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी आता है अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं। थर्ड केस में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर हों, यानी आपके पास वेक्टर ए ये है तो वेक्टर बी ये होगा, इनके दरमियान जो एंगल है अब वो 90 डिग्री का होगा। हम इक्वेशन ए के अंदर 90 डिग्री को पुट करवाएंगे। स्टूडेंट्स जब आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कोस 90 की तो आपके पास 0 आती है। इसका मतलब है कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उसका डॉट प्रोडक्ट आपके पास 0 होगा। प्रोडक्ट का फोर्थ केस हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट है। सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब है अगर हम एक वेक्टर की बात करते हैं, वेक्टर ए, हम इसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इक्वेशन हम यही यूज़ करेंगे, जस्ट हम बी की जगह उस वेक्टर को लिख देंगे ए को। तो ए डॉट ए इज़ इक्वल्स टू ए कॉस, और क्योंकि हम उसी वेक्टर के साथ ले रहे हैं सेल्फ प्रोडक्ट तो उसमें हमारे पास एंगल आएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर कॉस 0 डिग्री पुट करेंगे जो कि कैलकुलेटर की मदद से आंसर निकालेंगे तो 1 के इक्वल होगा और हमारे पास ए डॉट ए का आंसर आएगा ए स्क्वायर। हम बात करेंगे इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। अगर हम ए वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखना चाहते हैं तो वो हमारे पास 2 डायमेंशनल लिखेंगे तो ए एक्स और ए वाई जैसे हमने पहले स्टडी किया। अगर हम 3 डायमेंशनल इसको करना चाहते हैं तो हमारे पास जी एक्सिस भी आ जाएगा, यानी ए एक्स ए वाई और ए जी। और फॉर एग्जांपल वो वेक्टर हमारे पास वेक्टर ए है।
अब अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आई होगा, यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप डालना ज़रूरी होता है। जे के ऊपर यूनिट वेक्टर, वाई की डायरेक्शन में जे यूनिट वेक्टर होगा और जी की डायरेक्शन में के यूनिट वेक्टर होगा। तो यहाँ पे हम इनके साथ यूनिट वेक्टर्स लगा देंगे जो कि इनके एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे, उन सबको ऐड कर देंगे। इस तरह हम वेक्टर बी के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जी के। अब हम इन दोनों को ऐड करवाएंगे, क्योंकि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और प्रोडक्ट कौन सा लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। हम आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, वाई को वाई के साथ, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ। यानी हम लिखेंगे ए एक्स और बी एक्स, आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है, ए वाई बी वाई, जे डॉट जे की वैल्यू भी 1 होती है और ए जी बी जी, के डॉट के की वैल्यू भी 1 होती है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमने ए को बी के साथ, ए एक्स को बी एक्स के साथ करवाया, तो ए एक्स को बी वाई के साथ क्यों नहीं करवाया। तो जिस तरह स्टूडेंट्स सेम यूनिट वेक्टर को सेम के साथ करवाने से हमारे पास उसका आंसर 1 आता है, तो इसका मतलब है कि डिफरेंट के साथ करवाने से क्योंकि 0 आ रहा था तो डायरेक्टली हमने उसको आई डॉट जे की को मल्टीप्लाई नहीं करवाया और उस टर्म को हमने इग्नोर कर दिया। आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, इन सब का आंसर 0 आता है, इसलिए हमने उन टर्म्स को इग्नोर कर दिया। हमने जस्ट आई को आई, जे को जे और के को के साथ करवाया, क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आपके पास 1 के इक्वल होता है। और ए डॉट बी किसके इक्वल है, हमने सबसे पहले पढ़ा था इक्वेशन ए में, वो इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा के, और हम कैलकुलेट कर रहे हैं कॉस थीटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से। तो यहाँ पर ए बी आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब वो इस साइड पे आएंगे तो वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, और यही आपके पास इसका फाइनल आंसर है। और यहाँ पे हमारे पास डॉट प्रोडक्ट जो है वो उसका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके कंपैरिजन में स्टडी करेंगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को मैं कंपैरिजन में इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रह जाए और आपको ये टर्म्स याद हो जाए। अगर आपने मेरा लेक्चर स्टार्ट से देखा है तो हमने यहाँ पर दो डेफिनेशंस को ड्राइव किया था, डॉट प्रोडक्ट की और स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट की हमने डेफिनेशन में देखा था कि अगर दो वेक्टर्स का आप प्रोडक्ट लें और आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आए जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और साथ को यूनिट वेक्टर हो जिसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होगा। सेम यही हम स्टेटमेंट को यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो स्टूडेंट उसी स्टेटमेंट को मैंने राइट डाउन किया है। यहाँ पे हमारे पास ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड को बताता है, एन हमारे पास यूनिट वेक्टर है बिटवीन दी एक ऐसे प्लेन में जहाँ पे हमारे पास ए और बी दोनों वेक्टर्स प्रेजेंट हैं। अब अगर हम एन की डायरेक्शन को मेजर करना चाहते हैं तो इसकी डायरेक्शन जो है वो हम राइट हैंड रूल से मेजर कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब राइट हैंड रूल हमें क्या बताता है, राइट हैंड रूल बताता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए और रेड वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे पास जो रिजल्ट की डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगी, यानी इस डायरेक्शन में होगी जो मैंने पर्पल के साथ यूज़ किया है। तो यानी ए बी की तरफ मूव करेगा तो जो आपके हाथ का थंब है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो ये आपके पास प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर बी ए की डायरेक्शन में मूव करेगा तो आपका जो थंब है वो नीचे की तरफ होगा और आपके पास जो डायरेक्शन है प्रोडक्ट की वो नीचे की तरफ होगी। तो इसको मैं यहाँ पर फिगर की सूरत में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ। यानी अगर ए बी की तरफ मूव कर रहा है और इसका एंगल जो है और बी के दरमियान थीटा है, यानी अगर आप कर्लिंग फिंगर्स को शो करें तो ये आपकी कर्लिंग फिंगर्स है, ए इज़ मूविंग टुवार्ड्स द बी, जो इरेक्ट थंब है ये आपके पास ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह अगर बी ए की तरफ आएगा तो आपकी कर्लिंग फिंगर जिस डायरेक्शन में होगी, जो नीचे की तरफ थंब होगा, वो आपके पास प्रोडक्ट की डायरेक्शन को शो करेगा। अगर ए बी की तरफ मूव करेगा तो ए क्रॉस बी होगा, अगर बी ए की तरफ मूव करेगा तो हमारे पास बी क्रॉस ए होगा। और ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंपल वर्ड्स के अंदर लिखी हुई हैं, आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहें तो राइट हैंड रूल को एक्सप्लेन करें, ना भी लिखें तो भी ये इनफ ही होगा। अब हम देखते हैं, हमने पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट हमारे पास कम्यूटेटिव है। हम अब क्रॉस प्रोडक्ट को देखेंगे कि हमारे पास कम्यूटेटिव है या नहीं। तो ये हमारे पास नॉन कम्यूटेटिव है और इसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करेंगे। नॉन कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, अगर डॉट का केस होगा तो हम डॉट लगाएंगे, क्रॉस का केस होगा तो क्रॉस लगाएंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं और वो हमारे पास बी क्रॉस ए के इक्वल आए तो ये कम्यूटेटिव है। लेकिन डॉट क्रॉस प्रोडक्ट में या वेक्टर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता।
ये इसके बराबर नहीं आता, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास नॉन कम्यूटेटिव है। क्योंकि जो हमारे पास हम बात करते हैं केस नंबर 1 की और केस 2 की, जिसमें हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन है, अगर इसकी बात करते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो इनकी जो प्रोडक्ट अगर हम खुद से निकालना चाहें, अगर हम केस 1 की बात करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन की, आप इस फिगर को इसमें भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आता है A क्रॉस B का C। लेकिन जब आप B क्रॉस A लेते हैं तो उसके बाद आपके पास आंसर आता है B क्रॉस A का नेगेटिव में आएगा, जो कि -C है। क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं है तो हम कहते हैं A क्रॉस B भी B क्रॉस A के इक्वल नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो आप कर लें, वरना इतना आपके लिए इनफ है। उसके साथ आप फिगर्स को भी नीचे दोबारा से ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जो A क्रॉस B है वो इक्वल है -B क्रॉस A के। ये जो माइनस का मतलब है कि C के इक्वल है, ये भी साइड C इक्वल है, जस्ट नेगेटिव का डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब है ये आपके पास नॉन इक्वल है। अगर हम माइनस लगाएंगे तो ये आपके पास इक्वल होंगी। अब इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके पास इसकी एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर हम R को F के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास स्टॉक आता है। ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और वेक्टर आ गया। इस तरह आप R को लीनियर मोमेंटम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम आता है। हो सकता है ये न्यू टर्म हो आपके लिए, आप नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है। इसके अलावा आपने देखा होगा मैग्नेटिक, जब हम फोर्स की बात करते हैं तो वो भी हमारे पास दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी ही आती है। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी पढ़ी हैं, बिल्कुल हम कंपैरिजन में उसी की वही हेडिंग के साथ कैरेक्टरिस्टिक करेंगे। सबसे फर्स्ट हेडिंग जस्ट डिफरेंट है, इसमें कम्यूटेटिव है, तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पहले इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आप जस्ट ये लिख देंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास कम्यूटेटिव नहीं है, इसका मतलब A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। इसका बकाया हमारे पास व्हेन A एंड B आर पैरेलल, तो इसमें भी हम यही सेम हेडिंग्स देंगे। तो जिस तरह डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास दूसरा केस था व्हेन A एंड B आर पैरेलल, तो इसमें भी हम सेम केस को डिस्कस करेंगे जब A और B आपके पास पैरेलल होगा। सेम फिगर आएगी, जब पैरेलल होते हैं दो आपके पास वेक्टर्स, तो आपके पास एंगल आता है थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब जब डॉट प्रोडक्ट का केस था तो हमने हर एंगल को पुट करवाया था इस इक्वेशन में। अब क्रॉस प्रोडक्ट का केस है तो हम हर एंगल को इस इक्वेशन में पुट करवाएंगे। A क्रॉस B इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा, तो इसमें पुट करवाते हैं। ये आपके पास मेन इक्वेशन है, A क्रॉस B इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा एन। जब आपके पास थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो साइन 0 की जगह आप लगाएंगे, साइन थीटा की जगह आप लगाएंगे साइन 0। और स्टूडेंट्स, जब आप इसका आंसर साइन 0 का कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो आपके पास आंसर आता है 0। 0 जब सब टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। इसका मतलब है कि दो वेक्टर्स जब आपके पास पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट के केस में 0 आंसर है, जबकि डॉट में 0 नहीं था। इस तरह जब एंटी पैरेलल की बात करते हैं तो एक वेक्टर A है, एक वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में B, बिल्कुल इसी तरह। और अगर जब दो वेक्टर्स आपके पास एंटी पैरेलल हों तो उनके दरमियान 180 डिग्री का एंगल होता है। सेम इसी इक्वेशन में आप इसको यूज़ करेंगे, A क्रॉस B इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा एन, और थीटा की जगह आप पुट करवाएंगे 180 डिग्री, AB साइन 180 डिग्री और एन। साइन 180 की जब आप वैल्यू निकालते हैं तो वो भी आपके पास 0 ही आती है। तो जब भी कोई 0 सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर होके सारी टर्म्स को 0 कर देता है, जब भी 0 इस तरह मल्टीप्लाई हो तो वो सारी टर्म्स को 0 कर देता है। तो जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उसका मतलब एक वेक्टर अगर A ये है तो B बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि वहाँ पर थीटा आपके पास 90 डिग्री बनेगा। बिल्कुल सेम यही शेप है। तो इसमें आप इसी इक्वेशन में सब में क्योंकि वैल्यूज पुट करवा रहे हैं तो हम इसी में करवाएंगे। A क्रॉस B इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा और साथ यूनिट वेक्टर थीटा की जगह आप लगाएंगे स्टूडेंट्स 90 डिग्री, AB साइन 90 डिग्री एन। अब साइन 90 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें तो वो आपके पास 1 होती है, AB1 एन। इसका मतलब है कि A क्रॉस B का आंसर जब आपके पास एंगल 90 डिग्री का होता है तो वो आपके पास आती है ABN। तो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सब टर्म्स में A क्रॉस B साथ आएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एक केस रह गया है सेल्फ प्रोडक्ट का। तो स्टूडेंट, जब हम सेल्फ प्रोडक्ट की बात करते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब होता है किसी एक वेक्टर का अपने ही साथ उसका हम प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो यही हम सेम लिखेंगे इक्वेशन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा
और साथ यूनिट वेक्टर n। जब सेल्फ प्रोडक्ट होता है तो उस केस में उसी हम वेक्टर का क्योंकि वेक्टर के साथ ले रहे होते हैं तो हम थीटा की वैल्यू 0 पुट करवाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास साइन की थीटा की जगह आ जाएगा 0n। अब स्टूडेंट साइन 0 आपको पता है 0 के इक्वल होता है, तो 0 जो है सारी टर्म्स को 0 कर देगा। इसका मतलब है कि क्रॉस के केस में अगर हम सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास आंसर 0 आता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट के केस में ऐसा नहीं था। जब हमने किसी दूसरा वेक्टर भी हमारे पास जो है, क्योंकि ए ही इंक्लूड हो रहा है, ये वही बेसिक इक्वेशन ही है ये वाली, और ये भी बेसिक इक्वेशन है जो हमने सबसे पहले स्टेटमेंट रीड की थी। तो उसमें जब बी की जगह ए लगाते हैं cos 0 1 होता है, तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर नॉन ज़ीरो नहीं आता। तो ये सेल्फ प्रोडक्ट का दोनों का कंपैरिजन है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ करेक्टरिस्टिक। सिर्फ स्टूडेंट्स जो फिफ्थ पॉइंट है इसकी हेडिंग दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में डिफरेंट है। इसमें हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट के केस में हम जो है वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो हमारे पास पैरेललोग्राम के इक्वल आता है। कैसे आता है? फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है। हम इसका मिरर इमेज हम ड्रा करते हैं खुद से इधर की तरफ, और इसको भी कुछ इस किस्म से। तो बी का बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो ये वाली साइड होगी, और ए की बिल्कुल ऑपोजिट साइड जो है वो ये होगी। तो ये हमारे पास एक किस्म की पैरेललोग्राम बन जाती है। आपने देखा होगा पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो ये बिल्कुल उसी तरह ही बनी हुई है, जस्ट आपके पास जो है वो यहाँ पे हमने उसका मिरर इमेज ड्रॉ करना है। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी से हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हुए एक पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे? The magnitude of A cross B is equal to the area of the parallelogram। ये आपके पास पैरेललोग्राम बन गई है, तो ये बिल्कुल इसके एरिया के इक्वल होगा। फॉर्म विद A क्रॉस B, जो A क्रॉस B से बनती है उसी का ही हम मिरर इमेज अप्लाई करते हैं। एज टू एडजेसेंट साइड्स, कौन सी एडजेसेंट साइड्स हैं हमारे पास? एक साइड हमारे पास ये है और दूसरी साइड हमारे पास ये है, एज शोन इन द फिगर। तो ये आप इसका फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे। स्टूडेंट्स होपफुली आपको कंपैरिजन में चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत इजी रहा होगा। आप भी इसको अपने नोट्स बनाएं और इसको कंपैरिजन में करें, आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।